गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जो लेक्चर में देखा था वो रेस्ट एंड मोशन, और दूसरा था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, कल हमने देखा था। पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो फ्रेम्स होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट और द बॉडी इज इन रेस्ट। जबकि नॉन इनर्शियल में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कोई न कोई एक्सेलरेशन होता है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है, यानी एफ डज नॉट जीरो, ऑल एक्सिलरेटेड और rotating bodies are known as non-inertial। तो जितनी भी चीजें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो इनर्शियल में आती हैं, और जितनी चीजें रोटेट करती हैं अपने एक्सिस के बाद वो नॉन इनर्शियल में आती हैं। दो तरह के होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसको जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था गैलीलियो, और ये 1660 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक नंबर ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि कोई चीज अगर चेंज हो रही हो किसी रेफरेंस में, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी बॉडी को दो लोग ऑब्जर्व करें, स्टेशनरी फ्रेम से और एक मूविंग फ्रेम से, दोनों के पोजीशन में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज आएगा, क्या रिलेशन होगा, उसे लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह है। ये एक फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये इसका ओरिजिन है, ये फ्रेम है एस इनर्शियल फ्रेम है जो अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और साथ में एक दूसरा फ्रेम है जो मूव कर रहा है, वाई डैश, एक्स डैश, जेड डैश। ये दूसरा फ्रेम है एस डैश जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में है। अब कोई इवेंट या कोई घटना होती है किसी जगह पे टी पॉइंट पे, और इस घटना को दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश, ये दोनों सेम ऑब्जर्वर एक ही घटना को देख रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम टी का देखें इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई जेड यू है, और इसी सेम इवेंट का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। और सेम इवेंट को दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, एक रुका हुआ है और दूसरा मूव कर रहा है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, इसे हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। इस फिगर में अगर देखें तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो पोजीशन है वो इसके रिस्पेक्ट में एक्स डैश है, और इसके रिस्पेक्ट में यहां से देखेंगे हम तो ये एक्स होगा। ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम भी वेलोसिटी से कांस्टेंट चल रहा है। जब ये दोनों यहाँ पर थे तो ये वेलोसिटी जो इसने कवर किया, ये डिस्टेंस होगा v2। दोनों कौन साइड थे, टी वेलोसिटी चलती है, टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, सेम पॉइंट है। तो इस कंडीशन में
अगर हम इस फिगर को देखें तो x इज इक्वल टू x डैश प्लस ये रिलेशन आएगा x क्वाड्रेंट में। सिमिलरली y इज इक्वल टू y डैश, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए y डैश। सिमिलरली z इज इक्वल टू z डैश, और टाइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम को कांस्टेंट माना गया था, यानी कि टाइम एक ही होगा t डैश। ये इक्वेशन जो बिलो पे आया इसे हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से अगर इसको इन्वर्स करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू x माइनस dt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, एंड t डैश इज इक्वल टू t। ये आपका इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस ये प्राइम इधर साइड में है और उधर प्राइम इस साइड में, दोनों सेम है। एक को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, दूसरे को इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि द चेंज only occur about line of propagation, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर x साइड में चल रहे हैं x में चेंज आएगा, अगर हम y में चल रहे हैं तो y में चेंज आएगा, लेकिन अगर हम x में चल रहे हैं तो y में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इस इक्वेशन की खासियत है। अब इस इक्वेशन का रोल क्या है इस इक्वेशन में? The variation of velocity and acceleration in गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी बात करेंगे। वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन x डैश इज इक्वल टू x माइनस dt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, एंड t डैश इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा? dx डैश बाई dt डैश इक्वल टू dx बाई dt माइनस dy बाई dt डैश इक्वल टू dy बाई dt, dz बाई dt डैश इक्वल टू dz बाई dt, एंड dt डैश इक्वल टू यहाँ पर dx डैश बाई dt डैश ये वेलोसिटी है, इसको हमने u लिखा, u डैश, एंड dx बाई dt ये भी वेलोसिटी है दूसरे फ्रेम में, ये इन फ्रेम s डैश था और ये u होगा इन फ्रेम s।
इन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो u डैश इक्वल टू u माइनस v। इस इक्वेशन से क्लियर पता चला है कि वेलोसिटी हमेशा चेंज हो जाती है। दिस शोज दैट velocity is variant means change, variant in Galilean transformation, और यहीं से रिलेटिविटी आई। वेलोसिटी हमेशा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन। इक्वेशन 1 में जो हमारा इक्वेशन था x डैश इक्वल टू x माइनस dt, इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करें तो ये कुछ इस तरह आएगा dx राइट। ये एक्सीलरेशन है a डैश इक्वल टू a डैश, सिंस v इज कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा। ये आपका एक्सीलरेशन है जो कि सेम है, दोनों साइड में सेम है। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर अगर हम a डैश इक्वल टू a डैश है, क्लियरली a डैश इक्वल टू a, यानी a डैश माइनस a इक्वल टू 0। और अगर a एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन 0 है, नेट एक्सीलरेशन इज 0, इसका मतलब देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, और यही न्यूटन सेकेंड लॉ है। यानी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड, ये कंक्लूजन निकला। यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है न्यूटन लॉ पर। अगला टॉपिक माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था वो 1895 में किया गया था, और माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे अमेरिकन, माइकलसन एंड मोरले। इन दोनों ने 1895 में इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को करने की बहुत ही अच्छी वजह थी इस वक्त, और वजह ये थी कि 1864 में मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया अपने कैलकुलेशन से, और ये बताया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक सेंटेंस उन्होंने लिखा अपने प्रेडिक्शन के साथ, कैलकुलेशन का एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने प्रेडिक्शन किया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1864 में। और उस वक्त 1864 में जो लोग जानते थे वेव के बारे में, ये कि वेव इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस बाय मैकेनिकल मेथड, यानी कि किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका था, मैकेनिकल। यानी कि जो किसी चीज को डिस्टर्ब करेंगे तो वहां से वेव जनरेट होगी, नहीं तो नहीं। 1864 में जो भी उस वक्त के साइंस मौजूद थे,
इसमें जो वेव थी वो दो तरह की थी, साउंड वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जैसे कि स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, उस वक्त ये सारी वेव्स जानी जाती थी 1864 में। और इन सारी वेव में जितनी भी जानकारी थी उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, मीडियम। यानी जितनी भी मैकेनिकल वेव है उनको चलने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव नहीं चलेगी। मीडियम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था माइकलसन मोर्ले के लिए। उन्होंने 1864 से लेकर 1895 यानी कि 30 ईयर्स तक लोगों ने ये सोचा कि आखिर अगर लाइट आ रही है तक स्टार से, सन से, तो मीडियम क्या है। वो मीडियम किसी को नहीं मालूम था उस समय। जो भी लाइट यहाँ से स्टार्स है हमसे काफी दूर, यहाँ से जो लाइट आती है हम तक, वो लाइट अगर हम तक मिल रही है तो इस लाइट का ये मीडियम क्या था, ये मीडियम इस वक्त नहीं मालूम, ये अननोन था। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट, अगर ये लाइट एक वेव है, इसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, जो कि 1864 तक किसी को नहीं मालूम था कि वो मीडियम क्या है। तो माइकलसन एंड मोरे ने 30 साल के बाद, उनके प्रेडिक्शन के 30 साल के बाद एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम लोग माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में जब किया गया था तो रिजल्ट इसका नेगेटिव है, यानी कि वो रिजल्ट जो चाहते थे वो नहीं मिला। मगर इसकी वजह से आइंस्टीन सामने आया। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ ये हुआ कि आइंस्टीन थ्योरी सामने आई। ड्यू से अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होता तो आइंस्टीन हमारे सामने नहीं आता। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे ये आखिर था क्या। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1895 और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइकलसन मोरे ने ये डिसाइड किया, प्रेडिक्ट किया कि वो मीडियम, इन्होंने अपनी तरफ से माना कि मीडियम जो है वो ईथर। उन्होंने ये सपोज किया कि सारे यूनिवर्स में ईथर एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को हम तक ले आता है। अब इसी ईथर को उन्हें सर्च करना था एक्सपेरिमेंट के जरिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और काफी कोशिश की, मगर वो ईथर मिला नहीं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो ऑपरेटर्स बनाया उस वक्त इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इसका नाम उन्होंने दिया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये उन्होंने एक अपना ऑपरेटर बनाया था उस एक्सपेरिमेंट को यूजर के लिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हम इसको पहले इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे मशीन की क्या। तो इन्होंने क्या किया, दो मिरर लिए, एक मिरर ले लिया सिंपल मिरर M1 और एक और मिरर लिया इसके ठीक परपेंडिकुलर यहाँ। उन्होंने दो मिरर लिया M1 और M2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसके दोनों पॉइंट के सामने यहाँ से उन्होंने मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट यहाँ से डाली सोर्स से। और चूंकि लाइट स्ट्रेट जा रही है तो सिर्फ इस पर जाएगी, इस पर नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने बीच में एक सेमी सिल्वर प्लेट लगाया। 45 झुका हुआ था ये प्लेट, एक प्लेट था ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट, इसको उन्होंने सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट नाम दिया। यहाँ से लाइट आई और ये लाइट जब इस पर पड़ेगी तो चूंकि सेमी सिल्वर है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ
और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा सामने। तो एक्चुअली में बीम स्प्लिटर था, लाइट को स्प्लिट करता था। ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, ये आपका मिरर है, ये भी मिरर और ये प्लेट पी। अब जो लाइट यहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्ट ऊपर पड़ेगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वापस फिर आएगी। सिमिलरली ये लाइट जो इस मिरर पे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और ये दोनों लाइट नीचे आ करके यहाँ से और ये यहाँ से आकर आएगी दोनों, और दोनों लाइट एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे टेलीस्कोप लगा रहता है, और इस टेलीस्कोप के जरिए हम जो बनता है फ्रिंज इंटरफ्रेंस पैटर्न उसको देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जो चीजें जरूरत है वो ये, पहला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ये दो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में लगते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस यहाँ पे ये रोल करेगा, जो लाइट यहाँ से आ रही है वो लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर गई और दूसरी सामने आई, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं लाइट, और यहाँ पे आके इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनता है। जो इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा इसी को कैलकुलेट करना है हमको इस एक्सपेरिमेंट में। फिगर है, खास बात इसलिए कि ये डिस्टेंस जो मिरर था, इस मिरर की डिस्टेंस जो रखी गई वो L, और ये भी डिस्टेंस L, यानी दोनों मिरर एक दूसरे से इस प्लेट से बराबर दूर पर। The both mirrors are placed at equal distance from glass plate मोने ने दो प्लेट्स लिया, ग्लास प्लेट मिरर M1 और दूसरा M2, और इन दोनों जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनके बीच में एक उन्होंने ग्लास प्लेट लिया, सिंपल ग्लास प्लेट जो सेमी ट्रांसपेरेंट था, और दोनों मिरर्स की जो डिस्टेंस थी वो L के बराबर थी। यानी अगर हम इस पर देखें P M1 is equal to P M2 dash is equal to L। ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, दो मिरर, एक ग्लास प्लेट, एक टेलीस्कोप और सोर्स ऑफ लाइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसको जानने के लिए मेथोडोलॉजी, ये एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है। तो एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट जो था इसको एक टेबल पर रखा गया था, टेबल पे था, और टेबल जो कि अर्थ पे है, ये मान के कि पूरी अर्थ चल रही है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से पूरी अर्थ चल रही है, तो हर चीज अर्थ पे रुकी हुई हर चीज वो v वेलोसिटी से चल रही है। और इस चीज को कॉन्सेप्ट में रखते हुए अगर लाइट यहाँ से चली तो लाइट के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर गई एक सामने गई। तो पहले हम इस पार्ट को देखेंगे, इसको बाद में। लाइट यहाँ से गई c के स्पीड से, आपकी अर्थ भी की साइड में। नाउ along PM2 डायरेक्शन, चूंकि ये डिस्टेंस दोनों बराबर है,
तो लाइट को आने में और जाने में इक्वल समय लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था माइकलसन मोर्ले ने कि लाइट यहाँ से जाएगी इस साइड में और वापस आएगी, तो जो टाइम लगेगी वही टाइम ऊपर से भी जाने में लगेगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो इसको उन्होंने कैलकुलेट किया कि बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन लेंगे टी एन टू, जिस लाइन जिस अर्थ के अलावा, तो इस कंडीशन में द स्पीड ऑफ लाइट along m2 डायरेक्शन। यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी आपकी लाइट की c है इधर, और साथ में अर्थ की वेलोसिटी भी है। तो रिलेटिविटी अगर देखा जाए यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो c माइनस b होगी, एक ही डायरेक्शन है। नेक्स्ट जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी डायरेक्शन वापसी में इधर हो जाएगी, अर्थ की डायरेक्शन वही रहेगी। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, द स्पीड ऑफ लाइट along m2 to p, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो दोनों की वेलोसिटी अलग होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए जो नेट वेलोसिटी होगी वो c प्लस v, यानी कि जब लाइट p से m2 में जाएगी तो c माइनस v, इधर से जाएगी तो c माइनस v, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो c प्लस v। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इन्होंने ये कैलकुलेट किया माइकलसन मोर्ले ने, c माइनस v c प्लस v। अब हम ये देखना है कि जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो टाइम अगर हम देखें, टाइम रिकॉर्डेड फ्रॉम P टू M2, हमने मान लिया ये टाइम T1 था, तो यहाँ से लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर T1 टाइम लगा तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस हमारा L था और वेलोसिटी जाने में जो वेलोसिटी थी वो c माइनस, अब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी और वापस लौट के आएगी, तो टाइम रिकॉर्डेड फ्रॉम m2 टू p, ये हमने मान लिया t2, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा सेम है l, और वेलोसिटी चूंकि लाइट रिवर्स हो चुकी है तो दोनों डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो c प्लस v होगी, ये टाइम। अब टोटल टाइम जो होगा आने में और जाने में दोनों हम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम P to M2 एंड बैक, इसको हमने मान लिया T, यानी T इसको टू हो जाएगा T1 प्लस T2, आने में और जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, L बाई C माइनस V प्लस L बाई C प्लस V। इसको अगर हम ले तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर आएगा, L C प्लस V प्लस L C माइनस, इसको हम ब्रेक करें, L अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, हम लिखें C प्लस V प्लस C माइनस, इसको चेंज करें, T इज इक्वल टू L अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, उसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी कट जाएगी, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2c, यानी 2LC बाई C स्क्वायर माइनस, डिवाइडिंग बाई C स्क्वायर बोथ, अगर दोनों साइड में C स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें
तो T इक्वल टू बचेगा 2L बाई सी 1 माइनस V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये टाइम लगा the total time taken by light from plate P to M2। धन्यवाद, थैंक्स। क्योंकि अगला टॉपिक बहुत लंबा है, वो 1 घंटा जाएगा।